फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप लोग का ये साल खूब सारे सक्सेस से भरा हो, आप लोगों को खूब सारी खुशियाँ मिले और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छा स्वास्थ्य मिले। हम लोग यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और हेल्थ की बात ना करें ऐसी तो होगा नहीं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्दी रहे। और इस साल आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है, आप लोगों को पता है सितंबर में होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए और सारे जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सब क्लियर करें इस एग्ज़ाम को, और आप सभी कर सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 8 में पहुँच चुके हैं और क्लास 8 के चैप्टर 6 में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलो, ये तो मैंने आप लोगों को विश कर दिया। चलो, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि चैप्टर 6 में है। जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहली चीज़ तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जंतु के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है उसकी सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब कि वो किस तरह से जी सकता है। उसमें मैंने कुछ आपको लाइफ प्रोसेसेस बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? रेस्पिरेशन, सांस लेना बताया था कि नहीं? मैंने डाइजेशन बताया था, पाचन क्रिया, फिर मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन भी बताया था। हम इससे पहले के क्लासेस में क्लास 7 में डिटेल में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर चुके हैं। हमने देखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में किस तरह से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, ये सब हमने डिटेल में किया था। आप लोग एक बार उस चैप्टर को जाकर रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोगों का लिंक बना रहे। हमें ना हर चीज़ समझ के पढ़नी है यहाँ पे। चलो, तो अगर मैं आप लोगों से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले पूछूं कि ज़रूरी क्यों है रिप्रोडक्शन, होता क्यों है, हम लोग यहाँ पे वाई देखते हैं इस क्लास में, क्यों, ठीक है? तो अगर बात करें रिप्रोडक्शन का मतलब, अगर इसको हम दो शब्द में, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। जब हम लोग प्रजनन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो पार्टों से बना है, रिप्रोडक्शन। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। प्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पन्न करना। री का मतलब हुआ फिर से उत्पन्न करना। यहाँ पे हम लोग क्या फिर से उत्पन्न कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या उत्पन्न कर रहे हैं? आप एक प्रोजेनी यानी कि एक अपना ही पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया व्यक्ति, एक पूरी लाइफ, एक जीवन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, है कि नहीं? अब क्यों कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के वजह से जाएं, एनसीईआरटी की तरफ जाएं, तो एनसीईआरटी में बोलते हैं ये ज़रूरी है कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब एक ही तरह के इंडिविजुअल बार बार आते रहे। कंटिन्यूएशन का मतलब बार बार होना, बार बार आते रहे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी प्रथा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते रहे। यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, अगर इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस ही तो बार बार आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपके माता पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके पिता हैं और आप लोग आए हैं इस प्रजनन के प्रोसेस के थ्रू, तो क्या क्या हुआ है, आप लोग एक ही तरह के इंडिविजुअल हो, आप लोग एक ही जीन्स। यहाँ एक तरह के इंडिविजुअल का मतलब होता है जीन्स, ठीक है? जीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, जीन यानी कि वंशाणु, ठीक है? तो हमारी जीन्स हम दे रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, जनरेशन के जनरेशन क्यों करना है? अगर कोई कहे कि मुझे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होना, मुझे प्रजनन करना ही नहीं है, तो उससे उसको क्या लॉस होगा? तो इसके थ्रू हम लोग एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्या सकता है, आने का पूरा चांस है। तो मैं आप लोगों को दोनों कनेक्ट करके बताऊंगी। देखो, बायोलॉजी जो है ना, वो उसको हम लोग ना अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हर टॉपिक को एक जगह कोशिश करेंगे, जहाँ से उठा सकते हैं, ताकि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए और आपको लगे तो बाहर से आ गया रिप्रोडक्शन के, तो वो आपको वो फीलिंग ना आए कि बाहर से आया है, क्योंकि हम दूसरे टॉपिक्स में भी अगर रिप्रोडक्शन का इधर उधर जिक्र है तो उसको डाल देंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है? डार्विन जी, ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ये भी मैं बताती हूँ क्या होता है, बिल्कुल नहीं घबराना कि क्या है, क्यों है, सब बताएंगे यहाँ पे।
देखो, जब चार्ल्स डार्विन की हम बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ये क्या कर रहे थे, ये टेस्ट कर रहे थे। साइंटिस्ट लोग का काम क्या है, ये लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके पीछे वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर हुआ क्यों। तो वैसे ही डार्विन जो है इवोल्यूशन जानने की कोशिश करते। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अभी देखो, वो जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि कुछ सवाल इनके दिमाग में थे। ये जब इवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि हम सारे जो लोग हैं, हम लोग एक तरह के नहीं थे, हम लोग इवॉल्व किए हैं। इवॉल्व यानी कि विकास, हमारा विकास हुआ है। हम एक तरह के ही नहीं थे जब से हम आए हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए विकास करना पड़ा, ठीक है। विकास हुआ तब जाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इन्होंने नोटिस किया कि वही कौन विकास कर पाता। फिर उनके दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि कौन विकास कर सकता है। वो विकास कर सकता है जो फिट हो विकास करने के लिए। इससे उन्होंने एक थ्योरी दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही विकास कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही जिंदा रह सकता है जो फिट हो रहने के लिए। तो ये इंसान फिट कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे आप समझ सकते हो फिट हो। वो फिट है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी नई एक जनरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो रिप्रोड्यूस करके रिप्लेस कर सके खुद को। लोग क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर मैं चली जाऊं या आप चले जाओ तो आपके बाद आपका नाम रहे। वो नाम कोई नाम नहीं होता, वो आपकी जीन्स होती हैं, ठीक है। आपका वंशाणु होता है, वो जीन्स होती हैं जो जाने के बाद भी आपको याद रखती हैं कि ये एक प्रथा थी, ये एक जनरेशन था, ठीक है। और ये जो पूरा है ना, इसको ही हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं ना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। क्या छोड़ के जा रहे हो, आप अपनी जीन्स छोड़ के जा रहे हो। और अगर आप अपनी जीन्स छोड़ के जा रहे हो तभी आप जा सकते हो जब आप हेल्दी हो वो करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंसान फिट है ये करने के लिए, वो इंसान फिजिकली फिट होना चाहिए, वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और नई ऑफस्प्रिंग बना सके। तो इस तरह से आया था ये पूरा रिप्रोडक्शन का क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाना, जनरेशन टू जनरेशन इवोल्यूशन में विकास हो सके इसके लिए। तो ये मैंने आप लोगों को इस वजह से थोड़ा सा डिटेल दे दिया। अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये बायोलॉजिस्ट तो थे ही, ये साथ ही साथ एक बहुत ही एमिनेंट यानी कि बहुत ही बड़े जियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साइंस के फील्ड में, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। हमने समझ लिया क्यों इसके पीछे का। अब हम लोग डिटेल देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है इस सेंस में कि इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर भी एकदम टिप पे रहे तो बढ़िया रहेगा। मैं आपको सब समझाऊंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन के निकलता है, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है, नाम से आपको दिख रहा है ऑफ स्प्रिंग, यानी कहीं से निकलने वाला। ऑफ का मतलब होता है डिटैच, कहीं से डिटैच होना। कहाँ से डिटैच हुआ है, आपके पेरेंट से डिटैच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जैसा हमने बात किया जनरेशन बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो किस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ये देखो, आपको दिख रहा है किस तरह से कैट की छोटी लाइव बर्थ हो रही है। देखो अब मैं बताती हूँ, रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे ऑफस्प्रिंग को, पूरे के पूरे बेबी को या पूरे के पूरे नवजात को जन्म देते हैं लाइव बर्थ के थ्रू। और कुछ केसेस में एग देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो ये तो हो गया सेक्सुअल, ठीक है। दूसरा होता है एसेक्सुअल। दो तरीके के होते हैं, हम डिटेल में जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देखो, एक ऑर्गेनिज्म था, उसके 3 टुकड़े हो गए और उस 3 टुकड़ों से खुद का एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया। तो ये भी रिप्रोडक्शन है। बेसिकली करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। रिप्रोडक्शन मतलब नंबर बढ़ाने अपना जीन आपको बढ़ाना है, सिंपल सी बात है, ताकि नया जनरेशन हो सके। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फिर बात आती है बडिंग की। बडिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर एक छोटा सा नोकीला बडनुमा एक स्ट्रक्चर निकलता है। वो स्ट्रक्चर बाहर निकल के पूरा का पूरा जीवन बना देता है।
अभी ये इतने तरीके हैं तो मोड भी अलग अलग होगा, यानी तरीका अलग अलग है, बच्चे अलग अलग तरह है, तो उसको हम डिवाइड भी करते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मोड है सेक्सुअल, दूसरा मोड है एसेक्सुअल। अभी सेक्सुअल एसेक्सुअल हुआ क्या? सेक्सुअल का मतलब हुआ जहाँ पे सेक्स सेल्स यानी कि कुछ सेल्स रही होंगी जिनका काम होगा इस प्रोसेस को बढ़ाने का, रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। कुछ सेल्स रही होंगी। ये सेक्स सेल्स जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं गैमेट, ठीक है। और ये भी 2 तरह के होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, ठीक। तो देखा आपने कुछ स्पेशल सेल्स जब बनते हैं जो कि सेक्स सेल्स है जिनका काम ही है रिप्रोडक्शन करवाना, तब वो हो गया प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उन तरह के सेल्स को हम लोग गैमीट बोलते हैं। गैमीट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब हो सकते क्या होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तभी तो जाकर मेल की और फीमेल की फ्यूजन होगी इन गैमेट्स की, यानी इन सेल्स मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। यही तरीका होता है। बट कुछ केसेस में ऐसा कोई स्पेशल सेल नहीं बनता। कोई स्पेशल सेल नहीं बनने के वजह से जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट, चलो आपने यहाँ पे देखा 2 तरह के, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था 2 तरह के पेरेंट थे, एक मेल एक फीमेल। पेरेंट यानी कि गैमेट, यही गैमेट पेरेंट के अंदर से ही निकलता है, इसलिए मैंने इनको पेरेंट यानी कि हमारा सोर्स मान लिया, जिस सोर्स के अंदर ये सारे गैमेट्स निकलती हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट यानी कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स या 2 इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही देखा हमने 2 इंडिविजुअल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, कोई सेक्स सेल्स नहीं बन रही होती हैं। ये मैं लिख देती हूँ, नो सेक्स सेल्स फॉर्म्ड, कोई सेक्स सेल नहीं बन रहा होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं। और इसमें जो इंडिविजुअल होता है यानी कि इसमें जो बेबी होता है वो एकदम आइडेंटिकल यानी मिलता जुलता होता है टू पेरेंट्स, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा टू पेरेंट्स। कौन? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग, यहाँ जो बेबीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अगर मिलता जुलता का क्या मतलब हुआ, जेनेटिकली मिलता जुलता, ये सब जीन्स का ही गेम है, वंशाणु का ही, जेनेटिकली सिमिलर। अच्छा अभी आप लोग सोच भी रहे होंगे ना मैम इतना जीन 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 बोले, जीन होता क्या है? तो अगर मैं जीन्स की बात करूं तो जीन्स जो होते हैं, जीन होता है बेसिक यूनिट, सिंगल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी हम देख रहे होते हैं इनहेरिटेंस, एक आपके जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो उसका यूनिट है। अगर जीन्स ना हो तो आप ये पास ही नहीं कर सकते अपने जनरेशन को। आपको अपने जैसा ही दिखने वाला या अपने जीन जैसा ही जीन देना है अपने बच्चों में। तो आप लोगों के लिए इनहेरिटेंस कर रहे, हेरिडिटरी प्रोसेस है, आपने सुना भी होगा इसको, ठीक है। तो लेकिन ये तो चलो बेसिक यूनिट हो गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? अगर मैं आप लोग पूछो एग्जैक्टली मैम क्या है ये, तो एग्जैक्टली ये है कि डीएनए होता है सबकी बॉडी में, हम लोग सबकी बॉडी में डीएनए होता है। डीएनए का एक सेगमेंट होता है, मतलब एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है जिसमें कोड्स होती हैं। क्या होती हैं? कोड्स होती हैं। ये कोड कुछ नहीं है, जैसे कोडिंग लैंग्वेज होती है ना, कोडिंग लैंग्वेज में आपने लिखा, मैंने कोड किया कि हाँ भैया मुझे ऐसा ऐसा एक ऐप बनाना है, आपने कोड डाला, ऐप बन गया। वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का कोड है ये जीन, इसमें ये कोड में आप लिखते हो, मतलब आपकी बॉडी लिखती है कोड में एक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस होता है जो आप में और हम में आ जाता है हमारे पेरेंट्स से, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फाइनली ये कोड जो होता है यही जीन होता है। ये कोड जीन्स के अंदर होते हैं, यानी डीएनए का एक सेगमेंट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन कि हम और आप कैसे होंगे, और यही बनाता है जीन। ये जीन बाद में बहुत सारे तरीकों से इसमें म्यूटेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सारे कुछ टर्म है, ठीक है। म्यूटेशन, क्रॉस, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो म्यूटेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो तो हम सारे एक जैसे दिखने लगेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल की बात नहीं हो रही, सेक्सुअल की बात करें। होता जीन एसेक्सुअल में भी है,
बट सेक्सुअल में हम सारे अलग अलग दिखते हैं। अगर हम आपस में देखें तो हम अलग अलग दिखते हैं, हम अपने भाई बहनों से भी अलग दिखते हैं। भले ही हम अपने माँ बाप के जीन शेयर कर रहे होते तो हम अपने माँ बाप से भी तो अलग दिखते हैं। क्यों अलग दिखते हैं? जब उनमें से ही जीन आ रहा है, इसी वजह से अलग दिखते हैं, क्योंकि ये जीन बाद में म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर नाम की कुछ इवेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में। डिटेल में नहीं जाना, बस ये शब्द याद रखें आप, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर। इससे आ जाता है वेरिएशन। इससे क्या आ जाता है? अंतर। अंतर, या आप इसको कह दीजिए वेरिएशन। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल से डिफरेंशिएट कर देता है, सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो एक वेरिएशन आ जाएगा, हम सारे अलग दिखेंगे। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम सिमिलर दिखने का रीज़न यही होता है कि हम सारे, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है इसमें इस तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन नहीं हो रहा होता है, और पेरेंट भी सिंगल होता है। क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन तभी होगा ना जब दो अलग अलग पेरेंट, मेल और फीमेल, या फिर ऐसे करके पेरेंट अलग अलग हो जाए। तो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देख लिया प्रॉपर। दो पेरेंट होंगे तो सेक्सुअल, एक पेरेंट होगा तो एसेक्सुअल। अगर सेक्स सेल स्पेसिफिकली बन रही हैं रिप्रोडक्शन के लिए तो सेक्सुअल, नहीं बन रही है तो एसेक्सुअल। सेक्सुअल में बच्चे जो होते हैं वो उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनके। और वही अगर एसेक्सुअल की बात करें तो एकदम आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था। ये मैंने आप लोग को इतना डिटेल में इसलिए समझाया ताकि अगर आप लोग समझ पाओगे ना तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फिर अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की तो सिंपल यही है, मेल और फीमेल गैमेट की जब हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब फ्यूजन यानी मिलन होता है, तब उस रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बात कर ही ली मैंने हमने ऊपर। मेल और फीमेल जो होते हैं, अब दो तरह के अगर गैमेट हैं तो मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग तरह के कुछ ऑर्गन्स होंगे जो उनका काम करेंगे। दोनों अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग होती हैं, और इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं ये गैमेट्स। गैमेट का मतलब हो गया कुछ नहीं, गैमेट एकदम कुछ बहुत बड़ा सा शब्द नहीं है। गैमेट का मतलब आप लोग समझ लो सेक्स सेल्स, जिनका काम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देख रहे हैं तो हम लोग एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों देखेंगे, अभी हम लोग सेक्सुअल देख रहे हैं। अब क्या होता है, अगर फ्यूजन हो गया ये दो तरह के गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो बनता है एक नया इंडिविजुअल, यानी कि बेबीज। लेकिन इनको अभी बेबीज नहीं बोलते। बेबी बनकर जब बाहर निकलता है मदर की बॉडी से, अगर लाइव बर्थ हो रही है या फिर एग के थ्रू निकल रहा है, तब वो बेबी कहलाएगा। बट उससे पहले, बेबी बनने से पहले, एक पूरा फॉर्म, हाथ पैर टांग वगैरह होने से पहले कुछ ना स्टेजेस के थ्रू इनको जाना पड़ता है, कुछ अलग अलग इनको। जैसे हमारे भी स्टेजेस होते हैं ना लाइफ में, आज खुशी आज गम, तो वैसे ही एक बेबी बनने के लिए भी बहुत स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे हमें अभी ऑफिसर बनने के लिए बहुत स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ रही हैं, प्री मेंस, वैसे ही हमें हर स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो जब ये फ्यूजन हो जाता है तब बन जाता है आपका जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट ही बाद में एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो आप लोगों को ये टर्म जाइगोट याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों का देखेंगे, क्या सेक्स सेल्स है, कैसे बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं। कैसे तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कहाँ बन रही हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कहाँ बन रही हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल बनेगा। तो देखते हैं अलग अलग को। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं कि कुछ ऑर्गन्स होंगी, बॉडी में ऑर्गन होती हैं तभी वो कुछ कुछ काम करती है, साइन करते हैं हम लोग। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है, चलो मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ। एक होता है टेस्टिस, एक होता है टेस्टिस, एक पेयर, एक का मतलब पेयर, पेयर का मतलब दो होते हैं, बट अगर मैं एक पेयर की बात करूं तो दो को पेयर को कहते हैं, वन पेयर यानी कि दो। तो एक पेयर टेस्टिस होता है, दो स्पर्म डक्ट होती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, इस वाली फिगर में देखो, मैं आपको इस वाली फिगर में दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, फिर कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे। ये रहा टेस्टिस, दो हैं यानी एक पेयर। फिर यहाँ पे होता है टेस्टिस का डक्ट, ये देखो यहीं पे आपका स्पर्म बनता है, ठीक है। ये टेस्टिस होती है, इसमें स्पर्म बनता है और ये स्पर्म ही मेल गैमेट है यानी मेल सेक्स सेल, ठीक। तो यहाँ से टेस्टिस डक्ट हुआ, ठीक है, टेस्टिस डक्ट,
और फिर आती हैं आपकी, यानी या स्पर्म डक्ट बोल सकते हैं, और फिर आता है पीनस। ये है पीनस, ठीक है, क्योंकि पीनस का काम क्या है, यहाँ पे वो जो सेल्स बनी हैं उनको बॉडी से रिलीज करना, ये काम है इनका, पीनस का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये सारे, और सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये देखो, ये रहा टेस्टिस, अगर हम लोग एकदम एक बड़े से फिगर में देखें तो ये रहा टेस्टिस, यहाँ पे आपका बनेगा स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म डक्ट के थ्रू ये पहुँच जाएगा पीनस में, और यही पीनस जो है बाद में रिलीज करेगा किसको, स्पर्म को। क्या रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है। और ये स्पर्म जो है यही आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल सेक्स सेल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। अब देखो, जो स्पर्म में कह रही थी, ये है स्पर्म। स्पर्म दिखता है एकदम एक वर्म की तरह, यानी कीड़े की तरह। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक सिर, एक बीच का बॉडी, हमारे चलो एक ह्यूमन को देख लो, ह्यूमन में सिर होता है, धड़ होता है, पैर होता है, हाथ भी होते हैं, बट आप कीड़े को अब इमेजिन करो, सिर है, मिडिल पीस है और एक पूंछ है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म हो गया आपका मेल गैमेट, ठीक है, ये हो गया मेल गैमेट। अब ह्यूमन स्पर्म में इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या क्या पार्ट हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। इनका हेड है, हेड जब स्पर्म है ना वो स्विम करता है ह्यूमन बॉडी में, स्विमिंग करनी होती है, इसीलिए इनके पास टेल दिया रहता है ताकि ये स्विम कर सके। अब बताओ, अगर किसी को स्विम करके एकदम फीमेल बॉडी के एंड तक पहुंचना है तो स्पीड होनी चाहिए ना उसके पास, कुछ एनर्जी होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई हाथ पैर या फिर पंख लगे हुए हैं, नहीं ना। तो इसका जो हेड वाला पार्ट है, इसके अंदर होता है एनर्जी सप्लाई सोर्स, एनर्जी होती है, सप्लाई सोर्स होता है यहाँ पे, यही जो है स्पर्म को मूव करने में मदद करता है। ये एनर्जी सप्लाई क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है पर आपकी समझ के लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग एकदम मजे से सुनो। यहाँ पे होता है एनर्जी सप्लाई सोर्स जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने सुना भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के एक बहुत ही फेमस मीम भी आता है कि भाई बायो में क्या याद है, साइंस में क्या याद है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सुनते होगे ना बचपन में, ये याद रह जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो ये एनर्जी, पावर हाउस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी देना है, तो ये एनर्जी जो है वो स्पर्म के हेड में होता है। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आप लोग के हिसाब से स्पर्म के हेड में, क्यों स्पर्म बना, क्या इसका रोल है, क्यों वो यह कर ही रहा है, अल्टीमेटली तो उसको जीन ही देना है ना, जीन ही को तो प्रोपेगेट करना है। जीन किसका सेगमेंट है, डीएनए का, यानी अंदर डीएनए तो होगा ही ना होगा, यानी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि ह्यूमन स्पर्म में क्या दो चीज़ें देखी जाती है। हेड ना पूछे मे बी आपसे, इतना डिटेल ना जाए, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दो चीज़ें देख ली हमने। चलो उसके अलावा मिडिल पीस जो होता है, ये मिडिल पीस यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, पर उतना समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये दोनों चीज़ याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अगर हम डिटेल में जाएं तो और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वास डिफरेंस होता है, वास इफरेंस होता है, सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट, बट इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कितना कुछ याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। बस इतना याद रखें कि 3 पार्ट होते हैं, एक टेस्टिस याद रखना है आपको, एक पीनस याद रखना, स्पर्म डक्ट याद रखना, इतना बहुत ही इनफ है, इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है। चलो ये वाला फिगर मैं आप लोगों के लिए इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताएगा। देखो ये जो पीनस की बात कर रहे थे, देख रहे हो हमारा ह्यूमन बॉडी कितना ऐसे मास्टर ने, जो भगवान है हमारे मास्टर, मतलब जिन्होंने बनाया है हमें सृष्टि में, उन लोगों ने कितना सोच समझ कर बनाया, नहीं, हर एक ऑर्गन का कितना प्यारा और ब्यूटीफुल रोल है। तो यहाँ पे जब हम पीनस की बात करते हैं तो आप देखो किस तरह से इसके अंदर यहाँ से स्पर्म रिलीज करने का एक अलग पार्ट है, कहाँ से यूरिन एजैकुलेशन होता है, मतलब यूरिन सिक्रीट होता है, उसका अलग पार्ट है। यहाँ पे आप टेस्टिस देख रहे हो, ये ना होते तो स्पर्म ना होता। और अगर यहाँ से ये जो ये छोटी छोटी पाइपें टाइप निकल रही हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस रिमूव कराने के लिए, स्पर्म निकालने के लिए एक चैनल है जिसके थ्रू जा सकता है, ये है। तो आपको ये वास डिफरेंस, सीमाइनल वेसाइकल, स्क्रोटम, अच्छा मैं बताती हूँ स्क्रोटम क्या होता है। जो ये टेस्टिस होता है, ये बाहर अगर
इस तरह से एक्सपोज्ड रहेगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए एक टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि होता है 35 डिग्री के अराउंड। ठीक है, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, आपको नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इससे कम है या ज़्यादा है? कम है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसको कम टेम्परेचर चाहिए। तो उसको ठंडी जगह चाहिए। ठंडी जगह जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा स्क्रोटम, ढक के रखता है टेस्टिस को, तो उसको थोड़ी सी ठंडी जगह मिलती है। और ये टेस्टिस जो होता है ना, इसमें ये वाली चीज़ भी है कि ये ठंड के टाइम सिकुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है, और यही टेम्परेचर ठंडी ना हुई तो ये स्पर्म नहीं बना पाएगा। हर चीज़ का रोल है यहाँ पे, स्क्रोटम का भी रोल है। अभी सेमाइनल वेसिकल वास्ट डिफरेंस क्या है? ये जो टेस्टिस है, यहाँ से जो ये निकल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो फाइनली पीनस में पहुँचाएगा स्पर्म को, इसी को वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं। जो स्पर्म डक्ट थे ना, यही वास्ट डिफरेंस है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल में होता है, ये इसका भी अपना रोल होता है। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज कराने में मदद करते हैं, जो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन में ही मदद करते हैं। हर एक ऑर्गन, हर एक चीज़ का पार्ट का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर बात करें यूरिथ्रा की, तो जो यूरिन पास कराना है वो भी तो ज़रूरी है, क्योंकि मेल के पास यूरिन पास कराने के लिए और स्पर्म रिलीज कराने के लिए एक ही ऑर्गन होता है, तो वो यूरिथ्रा करता है, कॉमन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर पीनस तो है। तो इस तरह से हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया। हमने टेस्टिस की बात की थी, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म निकलते हैं, हमने डिटेल में स्पर्म की बात की थी। स्पर्म जो है ना वो मिलियंस में निकलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, मिलियन के नंबर में निकलते हैं। और हेड, मिडिल पीस और टेल होता है, ये तो हमने देख ही लिया था। और हर स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, सेल ही है। मैंने तो बताया स्पर्म इज सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल, आप इसको मान लो। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल है जिसमें हर यूजुअल कंपोनेंट होता है जो एक सेल में होता है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ओके, चलो ये देख लिया हमने। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। मेल देख लिया, मेल गैमेट देख लिया, स्पर्म देख लिया। फीमेल में भी तो कुछ हो रहा होगा, तो फीमेल में जो स्पर्म का काउंटर पार्ट होता है, यानी स्पर्म जैसा रोल होता है, फीमेल सेक्स सेल होती है, वो ओवम होती हैं, या फिर इनको एग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग सेल से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एग तो शेल में होता है, वो अलग चीज़ है। एग दोनों चीज़ होता है, एग शेल में भी हो सकता है, एग विदाउट शेल भी हो सकता है। तो फीमेल में जो एग सेल होती है उनको हम लोग ओवम कहते हैं। ठीक है, और ये निकलती किन से है? ये निकलती हैं ओवरी से। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें जो एग्जाम में भी दिख जाता है कि ओवरी मेल के किस ऑर्गन से मिलता जुलता है, तो क्या बोलोगे आप? ओवरी का काम क्या है? ओवम, एग प्रोड्यूस करना। ठीक है, एग प्रोड्यूस करना। तो मेल में कौन सा ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है? अब भी हमने बात करी, टेस्टिस। टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि ओवरी टेस्टिस, जो ओवरी फीमेल में है वो टेस्टिस मेल में है। इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं और ना फिर हम कंफ्यूज होने लगते हैं। होना नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, जैसे वहाँ पेयर ऑफ टेस्टिस था, देख लो ये भी पेयर में है। तो पेयर ऑफ ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्सेस जो कि एग्स रिलीज करती हैं। फिर होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट है क्या? फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल के कंटेक्स्ट में, अभी मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है यूटेरस, यहीं पे बेबी बड़ा होता है। यहाँ पे बेबी नहीं कहेंगे, एक अच्छा टर्म हम यूज़ करेंगे, हम लोग बढ़िया टर्म यूज़ करेंगे, हम एकदम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे अपनी क्लास में। फीटस, जब बेबी बड़ा नहीं होता ना, माँ की बॉडी से आता नहीं है बाहर, तब हम इसको फीटस बोलते हैं, या ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो आप लोग, या फिर हिंदी अगर बोलना है तो भ्रूण बोल सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ें हो गई, ये आपका फीटस हो गया, भ्रूण। ओके, तो चलो इस तरह से हमने ये देख लिया। और फिर यूट्रस हमने देख लिया, फैलोपियन ट्यूब देख लिया। ओविडक्ट क्या है दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बोलकर उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना मैं आपको दिखाऊं। देखो ये रही ओवरी, ये देखो एक और चीज़, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये बॉडी के, मेल की बॉडी के बाहर की तरफ लाई करता है,
ठीक है, अंदर नहीं है शरीर के, पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ओवरी जो है वो 2 हैं, ये ओवरी से जो चिपका हुआ ऑर्गन है ना, जो यूट्रस में पहुंचा रहा है ओवरी के एग्स को, ये देख रहे हो, ये यूट्रस है, ये वाला रहा यूट्रस, सॉरी ये यूट्रस है, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, हाँ दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, ये यूट्रस है, यहीं पे बेबी बड़ा होता है, ये है वजाइना, यहीं से बेबी जब नेचुरल बर्थ होती है तो यहीं से बेबी रिलीज होता है, ठीक है, अगर नेचुरल बर्थ हुई। और अगर सी सेक्शन हुआ, जो जिसको सर्जेरियन बोलते हैं या सर्जरी वाला पार्ट बोलते हैं, तब क्या किया जाता है, पेट में कट करके यहीं से बेबी रिलीज कराया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ ना, आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती जो एग्जाम में ना आए। मैं वो हर चीज़ मैंने बहुत एनालाइज किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत एग्जाम्स दिए और बहुत एग्जाम्स को रीड भी कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को साइंस में कोई कमी ना रहे। एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए हमारी साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में। चलो, तो हमने देख लिया यूट्रस, हमने देख लिया वजाइना। ये यूट्रस और वजाइना के बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या काम कर रहा है, अगर फिगर में देखो तो वजाइना को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो सर्विक्स ये वाला काम करा रहा है। ओवरी देख ली, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये जो ओवरी से यूट्रस तक का सफ़र तय करने वाला ट्यूब है, नाम से आपको नहीं दिख रहा ट्यूब, इसी को फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बताऊंगी मैं क्यों है, ठीक है। चलो, इसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख ली। देखो, ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, जिसको एग्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में एक सिंगल मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब ओनली, एक ही नाम है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। क्या हो रहा है, जब यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है तो वो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। हम फीमेल की ओवरी में हर महीने एक एग रिलीज होता है, हर महीने। जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल सुना है ना, आपने सुना ही होगा आप सबने, मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये क्या होता है फीमेल में, क्यों फीमेल को हर मंथ पीरियड्स आते हैं, क्यों फीमेल को ये क्रैम्प या फिर ये वाली चीज़ें, आप पीरियड लीव ये सब भी सुनते रहते हैं न्यूज़ में, क्यों इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि जो फीमेल है उसमें एग रिलीज होता है हर महीना ओवरी से। ये एग रिलीज क्यों होता है ना, एक आशा लेकर रिलीज होता है कि अगर इसको स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे एक बेबी प्रोड्यूस होगा। बट वो आशा हर बार पूरी तो नहीं होगी ना, तो वो आशा जब पूरी नहीं होती है, उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो यूट्रस जो है वो प्रिपेयर कर चुका होता है तब तक एक बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसको जब एग रिलीज होता है तो यहाँ यूट्रस तैयारी करने लगता है, अरे चलो चलो, जैसे आपको पता है कि आपके घर मेहमान आने वाला है तो आप तैयारी करोगे, घर वगैरह साफ करके रखोगे, वैसे यूट्रस भी ना पूरा ये प्रिपेयर करके रखता है अपनी बॉडी को हार्मोन्स के थ्रू। यहाँ पे लाइंस थिक हो जाती हैं, न्यूट्रिशन का सपोर्ट कर देता है ताकि एक बेबी अच्छे से बड़ा हो सके। लेकिन जब उसको मिलता नहीं है, उसकी ये आशा पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, ये जो तैयारी की है उसको हटाना पड़ता है, कुर्सी चेयर जो लाई होगी घर साफ सफाई करने के लिए उसको वापस रखना पड़ता है। जो दिवाली के समय हमारी मम्मियाँ निकालती हैं ना, वो मस्त मस्त अंदर से पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाती हैं वो क्रोकरी का सेट जो कभी नहीं निकलता, या कोई मेहमान आता है तो वो क्रोकरी सेट निकल जाती है जो कभी नहीं रहती है, हमें भी नहीं पता, हमारे पास ऐसी प्लेटें हैं। वैसे ही यूट्रस ने भी जो एक्स्ट्रा तैयारियाँ तामझाम करी थी ना, उसको ख़त्म करना पड़ता है। और फिर जब इसको रिलीज़ करते, जो टिश्यूज़ यहाँ पे होती हैं वो टूट जाती हैं और फिर वो शेड करती हैं ब्लड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। यहाँ से ब्लड रिलीज़ होता है, ब्लड एंड टिश्यूज़ वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तैयारियाँ हो चुकी होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, जो कि हर महीना एक लेडी को आता है। तो अगर किसी विमेन को मंथली पीरियड साइकिल हो रहे हैं, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो सही चल रहा है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, स्पेशली पीरियड्स, ये बहुत केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं, हमारी बॉडी ऐसी होती है, और इस वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करना पड़ता है फीमेल को। तो सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है हमें भी, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी फ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड्स जिनको भी आप जानते हैं उनके लिए थोड़ा सेंसिटिव रहें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है इसमें। और अल्टीमेटली एक नया बेबी जन्म देना बहुत बड़ा काम होता है एक औरत का, मेरे हिसाब से तो बहुत महान काम होता है और बहुत अच्छा काम होता है। तो चलिए,
ये तो इधर उधर की बातें की मैंने आप लोगों से, बट इम्पॉर्टेंट थी तभी की है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा ना एग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि ओवम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज़ ना नाम पूछ देंगे आपसे एग्जाम में, तो अगर नाम पूछ देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ से आ गया, तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझाती हूँ। चलिए थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख ली, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, हमने मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, पीनस स्पर्म डक्ट सब देखा हमने ह्यूमन स्पर्म देख लिया। अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ हमने ओविडक्ट, ओवरी और यूट्रस की बात की। ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है। अब हम लोग ह्यूमन ओवा की बात कर रहे हैं, एग की। इसको थोड़ा मैं डिटेल में आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चांसेस हैं कि आ जाए। आप लोगों को याद रखना है, ये जो ह्यूमन में फीमेल में एग सेल्स होती हैं, ये भी एज इट इज़ बाहर पड़ी नहीं रहती, इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। इनका तो बहुत बड़ा रोल है। स्पर्म आएगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फिर जाके जो एक स्टेज मैं कह रही थी ना आप लोग को, स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं और फिर बना देते हैं ये लोग जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन के तुरंत बाद जो बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट भी फिर डिवाइड करता है। हम इतने बड़े बड़े बच्चे ऐसे ही नहीं बन जाते, हम एक छोटे से सेल से शुरुआत करते हैं, मिल्क को एक सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं, जाइगोट से, और ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। फिर ये एम्ब्रियो में भी डिवीजन होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। डिवीजन क्या है, ग्रोथ ही है। और फिर बनता है फीटस, और फीटस जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेबी या ऑफस्प्रिंग। क्यूट बच्चे, प्यारे तो होते हैं यार। तो अगर हम लोग बात करें एग्स की, तो देखो क्या हो रहा है, एग का इतना बड़ा रोल है, तो ऐसे तो होगा नहीं ना, इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो एग होती है उसमें भी एक सेल ही है तो सेल ही ना, तो सेल है, बिना न्यूक्लियस के कैसे होगा। स्पर्म भी एक सेल है। सेल का हमने जब सेल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सेल में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होती हैं। एक न्यूक्लियस होगा, जो हमारे ब्रेन होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है, वहीं से सारा काम हो रहा होता है। तो एक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं है भैया, हम देख पा रहे हैं। साइटोप्लाज्म, एक सेल में साइटोप्लाज्म होता था कि नहीं, वैसे यहाँ भी साइटोप्लाज्म है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में होता था कि नहीं, यहाँ भी है। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि ये सेल स्पेशलाइज सेल है, इसका स्पेशल काम है, तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी तो होंगी ना। जैसा ये स्पेशल है वैसे इसका रोल भी स्पेशल होगा। तो इसकी स्पेशल चीज़ें ज़ोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडियाटा, फॉलिकल सेल। एकदम घबराना नहीं है, एकदम अजीब सी नाम नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोरोना का मतलब होता है ना क्राउन, ठीक है। कोरोना का मतलब अगर आप जानो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्राउन है। तो कोरोना का काम क्या होगा, क्राउन जैसे सिर पे रखते हैं ना, वैसे ही ये जो एग है उसके पूरे आसपास कोरोना रेडियाटा होता है, ये सेल्स होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ही इनका काम होता है, प्रोटेक्शन प्लस फर्टिलाइजेशन के दौरान जब यहाँ पे स्पर्म आएगा तो किस तरह से इसको अंदर जाना है चेक करती हैं ये सारे। ये कोरोना रेडियाटा, ये ज़ोना पेल्यूसिडा अगर नहीं हुआ ना तो स्पर्म जो है, क्योंकि मिलियंस में स्पर्म आते हैं, हमने अभी देखा मिलियन में स्पर्म आते हैं, लेकिन जाएगा तो कोई एक ही फ्यूज़ करेगा ना। तो उस एक को फ्यूज़ कराने के लिए ये कोरोना रेडियाटा, ज़ोना पेल्यूसिडा इंस्ट्रक्टर की तरह खड़े होते हैं। ये देखते हैं कोई सही वाला स्पर्म जा रहा है कि नहीं, पहले कौन पहुंचा है, सही से पहुंचा है कि नहीं, ये सब देखती हैं ये। और फॉलिकल सेल नॉर्मल सेल्स होती हैं, इनके अंदर से हार्मोन निकल रहे होते हैं, और अगर वो हार्मोन ना हो तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ये एक सेल है, इसलिए इसमें सेल जैसी चीज़ें ही थी, आपको नया कुछ नहीं देखना पड़ा। साइटोप्लाज्म आपको पता था पहले से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता था, मेम्ब्रेन यानी ढकने वाली चीज़, बस ज़ोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। हाँ, बस ये थोड़ा याद रखेंगे नाम, क्योंकि ये दिख जाएगा आपको। अब अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें, अब मान लो एक स्पर्म आ गया, एक एग आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे आप लोग, हम लोग सेक्सुअल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग सेल्स देख रहे हैं, नहीं तो एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है। ये दोनों मिल गए, फ्यूजन हो गया इनमें। तो फ्यूजन जब जो प्रोसेस है, जब ये मिल रहे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू ही तो मिल रहे होंगे, ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ। आपसे कोई पूछे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात, मिलन स्पर्म का एग का फर्टिलाइजेशन है, सिंपल। पहला स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन का, वही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मिलेंगे नहीं तो बच्चा कैसे बड़ा होगा, तो वो जो पहला स्टेप है वही फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। हमने देख लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जाइगोट बनता है।
जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, फीटस के बाद बेबी। बोल रही थी कि नहीं मैं, तो अब आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देख लो किस तरह से डिवीजन और कितने सारे, शुरुआत लेकिन हम हमेशा एक सेल से करते हैं, बाद में हमारी डिफरेंट सेल मिलती है, फिर ये पूरा बॉडी बनता है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एन आर्ट। जिस तरह से हम बड़े होते हैं माँ के पेट में, ये एक वर्क ऑफ आर्ट है सच बताऊँ तो। और मैं आप लोगों को इसीलिए सब चीज़ एक बार डिटेल में बताऊँगी। अब देखो, फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया, बट फर्टिलाइजेशन भी ना अलग अलग तरह के होती है अलग अलग एनिमल्स में, क्योंकि हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो बताती हूँ क्या है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन विमेन के बॉडी के अंदर हो रहा हो, जैसे ह्यूमंस के अंदर जब स्पर्म जाता है मेल से फीमेल के अंदर, तो फीमेल की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, मैंने भी आपको दिखाया, ये ओवम वगैरह अंदर होती हैं, ठीक है। स्टमक जो होता है ना, उसके पीछे साइड में यूट्रस होता है, बैक साइड में। इसी वजह से ना जब पीरियड्स होती हैं फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है, या फिर प्रेग्नेंट ही होती है विमेन, तो उनके बैक में बहुत पेन होता है, क्योंकि जो ये यूट्रस है वो बैक साइड में होता है, इसी वजह से थोड़ा बैक में पेन होता है। ये इसके पीछे का साइंस है। चलो, तो हमने देख लिया कि जो फीमेल बॉडी के अंदर अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हम ह्यूमन बींग्स, उसके अलावा जो हेन्स होती हैं, काव होते हैं, डॉग होते हैं, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल की बॉडी के बाहर ये हो रहा होता है, यानी फीमेल भी एग बाहर रिलीज कर देती है मेल की तरह, ठीक है। फीमेल भी क्या करेगी, बाहर एग निकाल देगी अपनी बॉडी से, और मेल जो है वो स्पर्म बाहर निकाल देगा अपनी बॉडी से, और ये फिर बाहर में जा करके आउटसाइड बॉडी फ्यूज करेंगे। वो बेसिकली किस ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, मछलियाँ हो गई, स्टारफिश हो गया, ये भी मछली होती है स्टारफिश एक तरह की। तो जो ये मछली नहीं होती, इकाइनोडर्मेट होते हैं स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा। जब मैं आप लोगों को एनिमल किंगडम अच्छे से बताऊंगी ना, तो उसमें इकाइनोडर्मेटा एक पार्ट होता है, एनिमल का फाइलम होता है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो जो स्टारफिश है, फिश है, फ्रॉग है, ये सारे जो एक्वेटिक है, देख रहे हो आप लोग, ये सब मोस्टली पानी में ही पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये बाहर की तरफ होते हैं, फीमेल भी निकाल देती है, मेल भी निकाल देते हैं, बाहर फ्यूजन हो रहा होता है, फिर बाहर ही बेबी बड़ा हो रहा होता है। और आपने फ्रॉग में देखा किस तरह से टैडपोल होता है, छोटा सा एग होता है, एग से टैडपोल बनता है, टैडपोल एकदम कीड़े जैसा दिखता है, उसमें एक पूंछ होती है, और फिर बाद में वो फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लिया। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, हमें फ्रॉग में इस तरह से एग ले होता है, ठीक है, और स्पर्म, मेल जो है अपना स्पर्म रिलीज कर देता है, फिर एक एग ले होते हैं, फिर क्या होता है, टैडपोल बनता है, इस तरह का ही दिखता है टैडपोल, ठीक है। टैडपोल फिर क्या होता है, टैडपोल में थोड़े से गिल्स विल्स आने लग जाते हैं, और फिर एक पूरा फ्रॉग बन जाता है। देखो, मैं फ्रॉग की ड्राइंग तो पता नहीं कर पाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली, बट आई विल ट्राई। मैं आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ। इस तरह का हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है, इसके हाथ पैर आ जाते हैं, ओके, और फिर एक पूरा फ्रॉग बन के तैयार हो जाता है। ओके, तो एक फ्रॉग बन जाता है। प्लीज़ थिंक ऑफ इट एज अ फ्रॉग, प्लीज़ गाइज। तो ये देखा, एग से फ्रॉग बन गया। तो ये क्या हो रहा था, एक्सटर्नली हो रहा था, इसलिए माँ की बॉडी से बाहर, फीमेल की बॉडी से बाहर। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लिया। और भी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, देखो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये फिश हो गई। यहाँ पे क्या करती है, मेल और फीमेल दोनों स्पर्म और एग डाल देते हैं, फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है। यहाँ पे एग ले होती हैं और फीमेल फिश एग ले करती हैं, और इस एग के अंदर ही बाद में बेबी बनता है, वो बड़ा होता है बाहर ही पानी में ही। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये सब बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जैसे ह्यूमंस में था। अब इम्ब्रियो हमने देखा था, जाइगोट के बाद डिवीजन होता है, सिंगल सेल जैसे फ्यूजन हो गया, फिर जाइगोट हुआ, फिर उसके बाद इम्ब्रियो बनता है। अगर इम्ब्रियो की बात की जाए तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, वो बाद में इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड करता है। देखो, आपको पता है हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होता है, सेल का नंबर बढ़ता है ना, उस तरह से फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ भी होने लगता है। अलग अलग सेल का अलग अलग रोल है, ठीक है, उसी तरह से ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है,
और फिर बेबी बनता है, मैंने पहले ही बताया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो कहाँ होता है ह्यूमन में, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ह्यूमन में कहाँ होता है। देखो ये ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है, ये देखो एग, यहाँ स्पर्म आता है, ये क्या है, इट इज इन द फैलोपियन ट्यूब, राइट, या ओविडक्ट, ये था फैलोपियन ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ यूट्रस में हो रहा होता है, बहुत सारे सोचते हैं कि ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होता है। यहाँ से एग निकल के आया, मतलब आप सोचो एक स्पर्म ऑल द वे ट्रैवल करके यहाँ पहुँचता है ओवरी के पास, और यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे ये फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो यही फर्टिलाइजेशन होता है, आपको याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, ये रहा जाइगोट, एक मिनट, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद इम्ब्रियो बनाना है, लेकिन इम्ब्रियो भी एकदम से तुरंत नहीं बन जाता, इसमें डिवीजन होता है 4 सेल, उसको मॉड्यूला बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये और बड़ा होता है और डिवाइड करता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये जाकर के यूट्रस में इम्बेड हो जाता है। देखो क्या हुआ, डिवीजन, सिंपल सी अगर भाषा में मैं बात करूँ, यहाँ पे डिवीजन था, एक जाइगोट था, वो डिवाइड किया, उसका अलग अलग नाम पड़ा, मोरूला, ब्लास्टूला, ऐसे करके बहुत सारे नाम पड़ते हैं, ठीक है। आप बस एक मोरूला याद रखें, एग्जाम में दिख गया तो फिर दिक्कत होगी। और फिर क्या होता है, एक टाइम आ जाता है जब इसमें इतने सारे सेल्स हो जाते हैं कि ये जाकर के यूट्रस में बैठ जाता है, ठीक है। आप मानो यूट्रस में जाके बैठ गया, आराम फरमाएगा, अब यहाँ पे वो बड़ा होगा, खाएगा पिएगा और जाके फीटस बनेगा। तो जो प्रोसेस है जहाँ यूट्रस में जाके बैठ जाता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन यानी कि आया, आके बैठ गया, प्लांटेशन हो गया। मतलब प्लांटेशन में क्या होता है, पेड़ लगाना। वैसे ही पेड़ लगाने में क्या होता है, जड़ें गई, जड़ मिट्टी में गया और फिर बैठ गया। वैसे यहाँ पे एक जाइगोट या इम्ब्रियो स्टेज पे बोलेंगे, इम्ब्रियो जाके बैठ जाता है, इसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं स्टेप को। तो ये याद रखेंगे। अब क्या हो रहा है कि सेल अलग अलग, अब ये जो सेल हैं ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और फिर टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे और फिर पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। तो इनको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं, जो डेवलप करते हैं। इसकी हम बात कर चुके हैं, फिर फीटस की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग दो तीन एनिमल्स की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है। पहले हेन की बात करेंगे। चिकन नाम सुना है ना आपने, अंडे देते हैं, अंडे खाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी खाते होंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने हेन देखा था। हेन क्या करती है, अंडे ले करती हैं, ठीक है। इम्ब्रियो जो होता है, फर्टिलाइजेशन लेकिन हेन का बॉडी के अंदर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अंडा बन के फीमेल की बॉडी के अंदर रह जाता है। ये अंडा जो है वो फीमेल बाहर ले करती है। ले करना मतलब बाहर कहीं पे किसी मिट्टी में किसी जगह पे उस एग को रिलीज करना, इज ले करना, ठीक। जब अंडे वहाँ पे देती हैं एक हेन, तो वहाँ पे 3 हफ्ते लगते हैं उसको, इस अंडे को एक बच्चा, एक छोटी मुर्गी बनने के लिए। इस पीरियड में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर, एक शेल के अंदर। वो शेल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अंडे का छिलका यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी शेल के अंदर ये उसको प्रॉपर टेम्परेचर देता है। ये शेल का क्या रोल है, हर चीज़ का ना रोल है यहाँ बायोलॉजी में। ये जो छिलका है इसका ये रोल है कि एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जिसके अंदर वो बेबी बड़ा हो सके, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आप सोचो ऑर्गन्स हो रहे एकदम बाहर में, खाली में, बिना अंडे के छिलके के, और कोई एनिमल आया या बारिश हो गई या कुछ हो गया, उस वजह से ये बहुत गर्मी आ गई, तो वो बच्चा मर जाएगा ना, उसको तो डेवलप करना है। तो उसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्या, अंडे का छिलका, ठीक है। तो हमने एक सेल देख ली। अब जब चिक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो अंडे के छिलके टूट जाते हैं, बच्चा बाहर आ जाता है। अब देखो, जब बच्चा जो है, फीटस जो है बॉडी में है, मान लो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, तो अब उसका जो रिलीज होता है ना, मतलब जो बच्चे यंग वन का जो रिलीज होता है या बर्थ होता है, ये 2 तरह का बर्थ होता है। ये 2 तरह के एनिमल को इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है ओवीपेरस, एक वीवीपेरस। ओवीपेरस आपको याद रहने में आसान है, ओवी में ओवा आता है, और ओवा मैंने बताया था अंडे को ही बोलते हैं। यानी ओवीपेरस, पेरस यानी कि जन्म देना, अंडे को जन्म देने वाले एनिमल को हम लोग ओवीपेरस कहते हैं। जैसे कि हेन, मुर्गी या फिर फ्रॉग, ये सारे अंडे रिलीज करते हैं, अंडा निकलता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और कुछ एनिमल जो है एकदम पूरा बॉडी, बच्चा जो है अंदर ही डेवलप हुआ बॉडी के, और फिर पूरा का पूरा बच्चा बाहर आता है, उसको हम लोग वीवीपेरस कहते हैं,
ठीक है, वैसे एनिमल्स को जो इस तरह का बर्थ टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स हो गए। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे एक बर्ड दिख रही होगी आपको, ये स्टॉर्क है, इसके अंदर एग रिलीज हो रही है। वैसे ही यहाँ पे डॉग है, इसने पूरा का पूरा पपी जो है वो लाइव बर्थ देती है। तो ये आपका हो गया विविपेरस, ये हो गया ओविपेरस, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल अगर बॉर्न करके हैच करेंगे, उसके बाद वो बड़े होंगे अडल्ट होने में। बट ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, मतलब जो विविपेरस होते हैं उसमें जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, उनके अंदर ही बॉडी पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो एग ले करते हैं उसमें वो अंडे के अंदर बॉडी पार्ट्स बन रहा होता है। तो मैंने बताया ना, अंडे का भी तो रोल होगा। कुछ एनिमल्स में जो यंग वन होते हैं वो माँ बाप से बड़े अलग दिखते हैं, ठीक है, बहुत अलग। जैसे अगर कोई बेबी, ह्यूमन बेबी आता है या फिर कोई एग का बेबी आता है, तो जन्म लेते ही पता चल जाएगा ह्यूमन बेबी है, एग बेबी है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें उनका बेबी जन्म होगा, आपको लगेगा ये उसी का बेबी है। वैसे ही एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म का। जब सिल्क वॉर्म का बेबी आता है, एग उसकी हैच करती है, तो उसका जो लार्वा होता है, सिल्क वॉर्म क्या है, एक कीड़ा है, तो उसमें कुछ पंखें होंगी, ऐसा सा दिखेगा, है ना। बट क्या होता है, सिल्क वॉर्म का जो बेबी होता है कैटरपिलर होता है, बिल्कुल कीड़े जैसा या छोटा सा, ऐसे इसके पैर हो गए, ऐसे हो गया। बट उसको बनना तो ऐसा था ना, माँ बाप तो ऐसे थे इसके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल भी नहीं है। एसेक्सुअल में तो और आइडेंटिकल होते पेरेंट के। वेरिएशन सुना था, एकदम ही अलग कैसे हो गया। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है ना, कुछ लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, उसके थ्रू जाते हैं, तब जाके वो एक अडल्ट बनता है, ठीक है। उसमें आ गया सिल्क वॉर्म और फ्रॉग। तो आपको याद रखना है, सिल्क वॉर्म में अंडा होता है, कैटरपिलर बनता है, प्यूपा बनता है और वो एडल्ट हो जाता है। फ्रॉग में अंडा होता है जो कि टैडपोल, ये लार्वा बन जाता है और एडल्ट। तो अगर हमसे पूछे कि लार्वा है क्या, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच का स्टेज है, ठीक है, बीच का एक स्टेज है, बीच का। और यही बीच का स्टेज जो है बाद में जाकर बड़ा स्टेज बनता है। अब अगर हम लोग बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, ये जो प्रोसेस है ना, जैसे कि एकदम अलग सा दिखने वाला टैडपोल एक पूरा फ्रॉग बदल गया, ये एकदम अलग सा प्रोसेस में एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया, एकदम से बदल गया। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होती है ना, इसको हम लोग एक टर्म देते हैं मेटामॉर्फोसिस, एकदम से चेंज। मेटामॉर्फोसिस, एकदम से काया पलट हो जाती है, एकदम ही अलग। तो ये मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस देख लिया आप लोगों ने। तो जो भी ऐसे लाइफ, आप लोग क्या समझे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लार्वा से अडल्ट बनता है, जो कि एकदम अलग चेंजेस होती हैं, एकदम अलग दिखने वाली, उसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल हमने देखा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत डिटेल्स थी, जो मैंने आपको कोशिश की कि मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ। अब एसेक्सुअल की बात, एसेक्सुअल में हमने कहा एक ही पेरेंट होता है, ठीक। अब एक ही पेरेंट है तो एकदम अंतर तो होगा नहीं, वेरिएशन ज़्यादा आएगा नहीं, एकदम एक जैसा दिखेगा। अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं, टाइप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है बडिंग, दूसरा बाइनरी फिजन। ये एनसीईआरटी में 2 चीज़ें मेंशन है, एक एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताऊंगी, फ्रैगमेंटेशन। बडिंग में क्या होता है, आपको मैं फोटो दिखाती है, देखो ये हाइड्रा है। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के अंदर से जो, जैसे इसको ही मान लो रिप्रोड्यूस करना है, इसको एक बेबी करना है, अकेला ही करना है, कोई मेल फीमेल नहीं बन रहा है, तो ये अपने शरीर में से ही कुछ करेगा, तभी तो हो पाएगा, अपने से ही करेगा। तो ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में देखो छोटा सा पार्ट निकल रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो है फिर थोड़ा और बड़ा होगा और फिर ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ये छोटा सा पार्ट बड है, कली, जो कली बढ़ता है, छोटी सी कली बॉडी से ही निकल रही है। तो ये हो गया बडिंग, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है, हाइड्रा नाम का एनिमल है, नाम याद रखना आपको। हाइड्रा में बडिंग होता है। इसके अलावा भी मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। एक से क्या काम चलेगा हमारे यहाँ, ईस्ट में भी बडिंग होता है। ईस्ट आपने देखा था, फंजाई था एक, उसमें भी बडिंग होती है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उसके अलावा कुछ कोरल्स हैं, ये भी एनिमल होते हैं, इनमें भी बडिंग होती है। जेलीफिश में भी बडिंग होती है। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें बडिंग हो रहा होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे दिया। फिर दूसरा जो है हमारी एनसीईआरटी में, वो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन नाम से आप ये देखो, बाइनरी मतलब 2, ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल 2 में डिवाइड कर जाएगा। ये देख रहे हो, यही है बाइनरी फिजन, एकदम 2 में। एसेक्सुअली हो रहा है, यानी एक ही इंडिविजुअल कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, सॉरी, हाँ ये देखिए, यहाँ एक पेरेंट सेल है, एक ही से होना है, इसी का डीएनए डुप्लीकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया,
फिर बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया, डीएनए क्या है, जीन ही है ना अल्टीमेटली, तो वही डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, फिर 2 पूरे एनिमल बन गए, मतलब एक ही पेरेंट था, वो 2 डॉटर बन गया, यानी पेरेंट यहाँ पे डॉटर बने। अच्छा, एक डिफरेंस देख रहे हो आप हाइड्रा बडिंग में। बडिंग में क्या था, पेरेंट था, पेरेंट के अंदर से एक बड निकला और वो एक पूरा बेबी बन गया। बट जो ये बाइनरी फिजन है, इसमें पेरेंट जो है वही बाद में 2 बच्चों में डिवाइड हो गए। ऐसा पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है यहाँ पे, बट बडिंग में पेरेंट रहता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देती हूँ बाइनरी फिजन की। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ बाइनरी फिजन की, तो वो होता है आपका अमीबा में और पारामीशियम में। ये 2 एनिमल आपने याद रखने हैं, अमीबा और पारामीशियम, ठीक। इनमें बाइनरी फिजन हो रहा होता है। अच्छा, कुछ ना एनसीईआरटी में हमने देखा था कि जो एग, एक्स्ट्रा पॉइंट थी कि जो साइज ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट एग है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा एग है। और फिश और फ्रॉग जो हैं वो एक बार में 100 के अराउंड एग्स लेकर सकती हैं, जबकि हेंस जो है एक ही अंडा एक बार में दे सकती हैं। तो ये देख रहे हो कितना डिफरेंट और ब्यूटीफुल है हमारा एनिमल किंगडम। हर एनिमल अपना एक यूनिक फीचर लेके चल रहा होता है। अब एक चीज़ और एनसीईआरटी में दी हुई थी, इसको कहते हैं क्लोनिंग। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना चाहती थी, वो था फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बाइनरी फिजन टाइप का ही है। एक पेरेंट होता है, उसके बॉडी में पार्ट्स टुकड़े हो जाते हैं, और जितने टुकड़े होते हैं उतना बेबी निकलता है, ठीक है। इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो कोरल जो थी ना, उनमें भी ये चीज़ होती है। कोरल की कॉलोनीज जो होती हैं, कोरल एनिमल्स होते हैं। और स्पॉन्जेस भी एनिमल है, पॉरीफेरा किंगडम में आते हैं, बट होते एनिमल ही हैं। ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें आपको दिखेगा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन दिखेगा। उसके अलावा कुछ एनेलिडा हैं, एनेलिडा स्पीसीज होती हैं जो, या फिर फ्लैट वॉर्म, इनका भी रिप्रोडक्शन का मेथड यही फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, तो इस तरह से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन देख लिया। एक चीज़ जो हमने एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीज़ देखनी है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, तो क्लोनिंग एक मॉडर्न जेनेटिक टेक्नोलॉजी का मेथड है, यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करें, नेचुरली नहीं हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि क्लोन बनाए जाते हैं। क्लोन मतलब एकदम एग्जैक्टली हूबहू दिखने वाले। क्लोनिंग प्रोडक्शन में एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर उसके छोटे से पार्ट की। यानी कि आप हाथ का भी क्लोन बना सकते हो, या तो एक हाथ का क्लोन बना सकते हो, या तो एक पूरे ह्यूमन का क्लोन बना सकते हो। तो वैसे एक एनिमल थी जिसका नाम था डॉली। ये 5 जुलाई 1996 को पहली मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था। तो डॉली याद रखना है, एनसीईआरटी में नाम मेंशन है तो एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉली वॉज द फर्स्ट एनिमल या फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। ओके, सो यू कीप इन माइंड, याद रखना आपने। तो इस तरह से हमने पूरा ये चैप्टर कर लिया। फर्टिलाइजेशन देख ली, जाइगोट देख लिया, हमने एग्स देख ली फ्रॉग की। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी कीवर्ड्स हमने कंप्लीट किए हैं। यही वो डॉली शीप है, शीप इज़ अ मैमल, दैट्स वाई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन सब देख लिया हमने, कीवर्ड्स के थ्रू हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पता चले जो भी हमने पढ़ा है वो काम का है भी कि नहीं, मतलब हम whether we are able to solve the questions or not. And I totally hope कि we will be in a position to solve the questions right now. मस्त सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। चलो, अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या देखा था हमने, क्या पास ऑन कर रहे थे हम, जीन्स। और जीन्स किसका सेगमेंट था, यस, डीएनए। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनमें बड़े सिमिलैरिटी होती है आपस में, एकदम एक जैसे दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो क्या आपको लगता है क्या आंसर होगा इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट, क्या ऐसा पढ़ा था हमने? तो नहीं, तो पहले तो इसको हटाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, हाँ ये तो देखा था हमने, सही बात है, गैमेट तो नहीं हो रहा था, कुछ बन रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 बार एक ही स्टेटमेंट कैसे आ गया? आई गेस यहाँ पे था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, ठीक है। तो क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं।
तो क्या आंसर होगा इसका? बी, गैमेट नहीं बन रहे थे। गैमेट यानी कि सेक्स सेल्स, और ये सेक्स सेल्स के अंदर ही हमने देखा था म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर जैसी चीज़ होती थी, जिससे क्या आ जाता था? वेरिएशन आ जाता था, अंतर आ जाता था। ठीक है, तो आंसर बी होगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स, यानी कि एक सेल के पास ताकत है बहुत सारे सेल में डिवाइड कर जाने की, एक प्लाज्मोडियम नाम के एनिमल में, किस प्रोसेस के थ्रू? अच्छा, हमने अभी देखो, मैंने आपको ये वाली चीज़ अभी नहीं बताई है, बट स्टिल आप ये सॉल्व कर सकते हो जो मैंने अभी पढ़ाया उससे। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन जो एकदम से अलग से लगे कि कभी नहीं पढ़ा, स्टिल आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो। अच्छा, मैंने प्लाज्मोडियम नहीं बताया आपको कि प्लाज्मोडियम किस तरह से डिवाइड करता है। तो पहली चीज़ देखो, बडिंग। क्या बडिंग मैंने आपको पढ़ाया था क्या? उसमें प्लाज्मोडियम बताया था? नहीं, तो बडिंग तो नहीं होगा। बाइनरी फिजन देखी थी, बट बाइनरी फिजन में तो आपने देखा था 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है एक पेरेंट, तो क्या वो मल्टीपल सेल्स में या सेवरल सेल्स में डिवाइड हो पाएगा? नहीं, बाइनरी फिजन भी खत्म हो गया। अब बचा रिप्रोडक्टिव डिवीजन एंड मल्टीपल फिजन। अब देखो, रिप्रोडक्टिव डिवीजन जो है, इट कैन बी एनीथिंग, बहुत वेग टर्म है, एसेक्सुअल सेक्सुअल कुछ नहीं बता रहा है, तो यानी कि ये आंसर होने का चांस भी नहीं रहा। तो आपने इसको खुद ही डिवाइड कर लिया किस पार्ट में? आपका आंसर क्या हो गया? वेट अ सेकेंड, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? मल्टीपल फिजन। देखो, हमने अभी किया भी नहीं था, बट स्टिल हम इसके आंसर पे पहुंच सकें, तो इसके थ्रू आप जान लें कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। फिर एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन का पार्ट नहीं है? बहुत आसान है, यूट्रस देखा था, फेलोपियन ट्यूब देखा था, ओवरी देखा था, बट वास्ट डिफरेंस हमने किस में देखा था? मेल में, तो डी होगा आंसर। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स? अब भी हमने ये पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में तो मैं तो मतलब इसको 4 स्टार लगा रही हूँ, एज इट इज दिख जाएगा एग्जाम्स में। ये होता है ओविडक्ट में, ना वजाइना में, ना सर्विक्स में, ना यूट्रस में। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ये पुराने चैप्टर में से है, ठीक है, प्लांट के रिप्रोडक्शन से, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैंने डाला है क्वेश्चन ऑफ द डे में कि फीमेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। ठीक है, फ्लावर में, तो ये आप बताएंगे, आपका पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आप लोग आंसर दे दिया करें कमेंट सेक्शन में। क्या होता है ना कि इससे आपको तो मिलेगा ही एक तरह से अंदर से क्रेडिबिलिटी कि हाँ भैया मैंने पढ़ा है। मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं देखूंगी कि हाँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ रिवाइज करते रहें। देखो, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपने रिवाइज तो करते रहना होगा। और सोचो, अगर आपने अभी एनसीईआरटी कर ली साइंस की, इसमें भी बायोलॉजी की, बायोलॉजी पहले हो रही है और भी चीज़ें हम लोग करेंगे, तो जब आपने अपनी साइंस कर ली तो आप साइंस से निश्चिंत हो जाओगे। इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, हमें करंट अफेयर पढ़ना है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट से निश्चिंत हो जाते हो, उसके एनसीईआरटी से, यानी अपने बेस से आप निश्चिंत हो जाते हो, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहोगे कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको पता है एक एक नंबर का क्या वैल्यू है। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके खुद के नंबर हैं और हर नंबर का वैल्यू है। मीन्स लिखोगे, इंटरव्यू जाओगे, अपने सपने पूरे करोगे। तो रिवाइज करो, अगर रिविजन करने से सपने पूरे हो रहे हैं तो क्यों ना करें। चलिए फिर इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 8th में हम लोग बहुत जल्दी एंड करेंगे, 9th में पहुँच जाएंगे एंड अच्छे से इंजॉय करके पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलती हूँ दूसरी क्लास में।